ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਲ ਉੱਡ ਗਏ, ਗੰਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੰਜੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਗੰਜੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਗੰਜਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਗੰਜੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੰਜੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੰਜ ਪੈ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ? ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗਾ ਜਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। सत श्री अकाल जी। आपके सारे दर्शकों को भी सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅ, ਕੀ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਜੀਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ? साइंस समझना ज़रूरी है। हम लोग जब पढ़ रहे थे, हुँ, हुँ। उस समय चीज़ें और थीं, आज चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं, बिल्कुल ऑपोज़िट हो गई हैं। हुँ, हुँ, जो हुँ। और जो लोग इसमें साइंस के साथ-साथ नहीं चले हैं, कैसे-कैसे डेवलप हुआ है, वो आज तक इसमें फँसे हुए हैं कि जेनेटिक डिज़ीज़ है, ये है, वो है। मैं सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ, 2 चीज़ें हैं समझने वाली। हुँ, एक जेनेटिक डिज़ीज़, एक रनिंग इन फैमिलीज़। हुँ, हुँ। अगर जेनेटिक डिजीज है तो चांसेस हैं कि आपको हो जाए। हुँ, उसके हुँ। उपाय क्या है वो तो बाद में बात करेंगे। उसके उपाय हैं, आप उससे बच भी सकते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन इफ इट इज रनिंग इन फैमिलीज यू कैन रन अवे। हुँ। आप फर्ज करिए इंसान अपने ऊपर कोई ब्लेम लेता नहीं। हुँ, जैसे हुँ, ही हुँ। मैं पेशेंट को पूछता हूं आपको डायबिटीज है, इमीडिएटली जैसे ही ये क्वेश्चन निकला मुंह से उसने अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर दिया। मेरे तो फैमिली में है जी, हुँ, मतलब मेरा तो कोई दोष नहीं, इस खानदान बिल्कुल। में पैदा हो गया इसलिए हुँ, मुझे डायबिटीज है। हुँ। ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा हुँ, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। तो रनिंग इन फैमिलीज इज there is हुँ, diabetes in the family, it runs in the family because nobody runs in the family. हुँ, मेरा कहने का मतलब था कि लोग एक्सरसाइज नहीं करते, they don't run, हुँ, हुँ, so it हुँ, runs हुँ। in the families because nobody runs in the families. बिल्कुल, कोई दौड़ता ही नहीं है। तो अगर वो दौड़ते तो शायद डायबिटीज नहीं होता, और ये जीन से संबंधित नहीं है। हुँ, एक हुँ। है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज भी एक हुँ, ऑटो इम्यून कंडीशन है, हुँ, हुँ, हुँ। और जैसे बाकी ऑटो इम्यून डिजीजेस ठीक हो सकते हैं, टाइप 1 डायबिटीज भी ठीक हो सकता है। हुँ, जो तरीका बाकी ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए वो टाइप 1 के लिए भी है, हुँ, वो भी ठीक हो सकता है। और टाइप 2 तो कतई फैमिली में, इट रन्स इन फैमिलीज, इट इज नॉट जेनेटिक। तो ये हुँ, धारणा चेंज करनी होगी। दूसरा, जो जेनेटिक डिजीजेस हैं आज के दौर में एज वी स्पीक, हुँ, हुँ, हुँ। जेनेटिक्स नाम की कोई चीज रही नहीं गई है, इट इज ऑल एपीजेनेटिक्स। मैं आपको एक एग्जांपल ये बता के समझाता हूं। हुँ, हुँ। एक बीज है, हुँ, हुँ, हुँ। सीड है कोई, सीड को आपने कहीं फेंक दिया वो प्लांट हो जाएगा। हुँ, 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 हुँ। लेकिन सीड को आपने किसी डेजर्ट में फेंक दिया, सऊदी अरेबिया में हुँ, जाके डेजर्ट में फेंक दिया, तो वो सीड हुँ, हुँ। पेरिश कर जाएगा, वहां पर नहीं जम पाएगा, वहां पर पेड़ नहीं जमते हैं। बिल्कुल। सीड वही था, तो व्हाट वाज इंपॉर्टेंट? द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हुँ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं था तो सीड नहीं जमा, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंड्यूसिव था तो सीड जम गया। हुँ, जेनेटिक डिजीज के साथ सेम बात है।
अगर आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वैसा ही है जैसा आपके पेरेंट्स का था, तो वो जेनेटिक डिजीज चलेगा। अगर आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, जैसे आपके पुरखे मांस मछली खाते थे, आपने छोड़ दिया, आपने एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, तो ये संभव है कि जेनेटिक डिजीज भी आप ये बचा ले जाएंगे। ये संभव है। इसको, इस स्टडी, इस पद्धति को एपीजेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स आज के दिन में, साइंस में, आप अगर गूगल है आपके पास, तो आज के दौर में ना कोई भी इंफॉर्मेशन आप ऐसा नहीं दे सकते हैं जो लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है लोग कंफर्म करें। मैं चाहता हूं प्लीज कंफर्म करें। अगर कोई कन्फ्रंटेशन है तो मुझसे पूछें, हाँ आपने ये बात बोली थी, वो कितनी सच्चाई है इसमें, क्या है, कैसे होगा। ये सब चीजें बहुत सिंपल हैं, लेकिन कंफर्म करना चाहिए। तो किसी को भी फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए, इसलिए कंफर्म करिए आप। नाउ एपीजेनेटिक्स डिटरमिन करता है कि जेनेटिक डिजीज फिनोटाइप में आएंगी या नहीं आएंगी। मेरे कहने का मतलब ये था, ये तो मैंने साइंटिफिक जार्गन यूज कर लिया। मेरे कहने का मतलब था कि जीन्स में अगर है, वो बीमारी में आएगी या नहीं आएगी, ये जीन्स नहीं तय करते हैं। ये जीन्स के सराउंडिंग तय करते हैं। आपका एनवायरनमेंट क्या है उस पे तय होता है, जो मैंने आपको सीड का एग्जाम्पल बताया। यानी तो मैं बीमारी फिर से, यानी जीन्स बीमारी लेकर भी आ गया, तब भी वो तब तक आगे बीमारी नहीं बनेगी जब तक उसको वही एनवायरनमेंट, वही माहौल नहीं मिलेगा जैसा उनके पुरखों को पहले मिलता रहा है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली यही बात है। नाउ रिकैपिचुलेट करने के लिए मैं बताऊं, ये जो आपने शुरू किया है जेनेटिक डिजीज का, तो एक चीज होती है जेनेटिक डिजीज, एक चीज होती है रनिंग इन फैमिलीज। रनिंग इन फैमिलीज में कोई जेनेटिक बेसिस नहीं है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब रनिंग, दे रन इन फैमिलीज बिकॉज फैमिली में कॉमन क्या है? आप जो आप सोचिए, एक एक फैमिली में फादर मदर है, दोनों को डायबिटीज है, दोनों सेम फैमिली के नहीं है। सही बात है। ये सोचने वाली बात है। अगर उनको पूछा जाए तो वो बोलेंगे उनके पेरेंट्स का था, उनके भी पेरेंट्स सेम फैमिली के नहीं है, फादर मदर सेम फैमिली के नहीं है। तो आपने कभी सोचा कि फादर मदर सन और डॉटर के बीच में कॉमन क्या है? खाने का डाइनिंग टेबल। टेबल। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस खाने ने फादर के पैंक्रियाज को फेल करके डायबिटीज कॉज कराया है, बेटे के पैंक्रियाज को फेल करेगा, क्योंकि फूड हैबिट सेम है। तो ये जेनेटिक डिजीज, हम अपने पेरेंट्स को ना ब्लेम करें। वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स। हम उनको ना ब्लेम करें, हम अपनी जुबान को ब्लेम करें। अगर हम इस पे लगाम लगा पाते, डायबिटीज नहीं होता। मेरे फादर को था तब भी नहीं होता। तो ये बात समझने जैसी है और ये बात समझने वाली है। तो थोड़ा ये बता दीजिए अभी कि कौन सी बीमारियां जो हैं वो जेनेटिक होती हैं और कौन सी बीमारियां जेनेटिक नहीं होती हैं? ज्यादातर जो जेनेटिक डिजीजेस जो हम लूज टर्म्स में बोलते हैं, डायबिटीज, ये वो, डायबिटीज जेनेटिक नहीं है और ना ही कैंसर है। मुझे याद है एंजेलिना जोली ने अपने ब्रेस्ट की सर्जरी करा दी, क्योंकि उसकी माँ को ब्रेस्ट का कैंसर था और उसमें भी वही जीन थे। दुख की बात यह है कि उस समय भी वो साइंस था। जब उसका ब्रेस्ट का सर्जरी हुआ, ये पूरा वर्ल्ड वाइड न्यूज था ये, उस समय भी वो साइंस था। लेकिन साइंस होना और बात है और प्रैक्टिस करना थोड़ी और बात है। तो मैं, आई डू नॉट नो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट ये बहुत ज्यादा कैंसर का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है जी, प्लीज। कोई जेनेटिक बेसिस नहीं है, साइंटिफिक बेसिस नहीं, सॉरी, जेनेटिक बेसिस, कोई जेनेटिक बेसिस नहीं है। जीन्स जीन्स ऑल्टर हो जाते हैं कैंसर में, ऐसा पाया गया है कैंसर में, लेकिन जीन्स ऑल्टर फादर मदर के चलते नहीं हुए हैं, आपके खाने पीने के चलते हुए हैं, आपके एनवायरनमेंट के चलते हुए हैं। अगर आपने वो खाना पीना, एनवायरनमेंट चेंज कर लिया होता तो कैंसर नहीं होता, और अगर अभी भी चेंज कर लेंगे तो रिवर्स कर लेंगे आप।
हुँ। तो ये बात है। तो थोड़ा-सा मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन-सी बीमारियाँ जो है वो जेनेटिक हो सकती हैं? जैसे आपने बोला होती हैं, तो जेनेटिक बीमारियाँ कौन-सी होती हैं और कौन-सी बीमारियों को हम लोग वहम पाल के बैठ गए हैं कि ये जेनेटिक है? जैसे आपने बोला डायबिटीज़ जो है वो जेनेटिक नहीं है। जो ब्लड प्रेशर है वो जेनेटिक नहीं है। कौन-सी बीमारियाँ फिर जेनेटिक हैं? जिससे हमें थोड़ा-सा उसमें रिवर्स करने में मदद मिलेगी? जो आपने बैलनेस बोला, हुँ, हुँ। बैलनेस मेरे मामा को है, मेरे फादर को है, तो मुझे भी हुँ। होगा। हुँ, हुँ, हुँ। बैलनेस के बैलनेस को प्रिवेंट करने के तरीके बहुत हैं, हुँ। हुँ, हुँ, तो हुँ, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर फादर का लाइफ़स्टाइल और बेटे का लाइफ़स्टाइल सेम होता है। तो हुँ। अगर फादर को है, तो उसको भी ये होगा और जीन्स को आइडेंटिफ़ाई कर लिया गया है। हुँ, हुँ, हुँ। अगर हमने एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, एपिजेनेटिक्स चेंज कर दिया, वो हुँ, जीन्स हुँ। मैनिफेस्ट नहीं करेंगे। ये हुँ, संभव है। हुँ, आज के दिन में ये संभव है। हुँ, ठीक है। तो ये अब ये बताइए कि जो मान लीजिए कि आपने बोल दिया कि जो शुगर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये तो नहीं होगा। लेकिन जो बहुत सारे लोगों के सिर के बाल गंजे हो जाते हैं, तो ये क्या जेनेटिक डिज़ीज़ में आएगा या फिर ये भी एनवायरनमेंट में आ जाएगा? लाइफ़स्टाइल चेंजेस हैं, लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है। आप अगर स्किन का पीएच 5.5 है, हुँ, शैम्पू का पीएच 8.0 है। हुँ, आप अगर एसिड और बेस मिलाएँगे तो सॉल्ट बनेगा। हुँ, तो जो आपका डैंड्रफ है वो क्या है? सॉल्ट है। हुँ, स्किन का पीएच 5.5 है, मिट्टी का पीएच 5.5 है। हुँ, हुँ, अब हुँ, इससे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। बात ये है कि अगर आप शैम्पू ही लगाते रहेंगे, तो चीज़ें वैसे ही होंगी। दूसरा पहले लोग साबुन साबुन से नहाते थे पहले जो कपड़े धोने वाले साबुन दूस से ही लगा लेते थे। तो वो भी अल्कलाइन है। हुँ, दूसरा, जब आप सोते हैं पलंग पे, तकिया यूँ बड़े-बड़े यूज़ करते हैं तो आपका सर यूँ हो जाता है। हुँ, हुँ, तो हुँ। जो ब्लड सप्लाई स्कल को जा रही है, वो किंक हो जाती है, हुँ, हुँ, हुँ। उसमें मोच आ जाती है, हुँ, कम हुँ, ब्लड हुँ। जाता है। तो जहाँ भी कम ब्लड जाएगा, वो जो फंक्शन कर रहा है, वो नहीं करेगा। तो इसीलिए हुँ। धीरे-धीरे बाल बाल गिरने लगते हैं। आप तकिया निकाल दीजिए और 6 महीने में डिफरेंस देख लीजिए, वो आपको दिख जाएगा। उड़े हुए बाल भी आ जाएँगे फिर वहाँ पे? आप देखिए, उड़े हुए बाल में ना स्कैल्प अपने आप चेंजेस कर लेता है, ये तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन अ, ग्रे को ब्लैक टर्न करते हुए देखा है मैंने। हुँ। ग्रे हेयर्स ब्लैक टर्न कर सकते हैं, अगर आप सारा जो उसके जो चीज़ें हैं जिसके चलते वो प्रीमैच्योर ग्रेइंग हो रहा है, आप उसको ब्लैक वापस टर्न कर सकते हैं। हुँ, हुँ। कमिंग बैक टू ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जेनेटिक डिज़ीज़। जेनेटिक डिज़ीज़ में ये बताइए कि बॉडी के अंदर जो है वो मतलब किस तरह से बदलाव आते हैं कि जेनेटिक डिज़ीज़ बॉडी के अंदर एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होके आगे की आगे वो चलता रहता है। किस तरह से बॉडी में बदलाव आते हैं? 2 तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, एक जी। डोमिनेंट और एक रिसेसिव। जी, जी। अगर रिसेसिव है, तो ज़्यादातर मैनिफेस्ट नहीं करता है। हुँ। अगर डोमिनेंट है तो मैनिफेस्ट करता है। लेकिन इन द लाइट ऑफ एपिजेनेटिक्स, हुँ, हुँ, अगर हुँ। ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये जो मैनिफेस्ट करने वाला है, अगर एनवायरनमेंट चेंज कर लो तो नहीं मैनिफेस्ट करेगा। हुँ। तो क्या आप ये समझते हैं कि जिन लोगों को मान लो एक 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 आदमी को ब्लड प्रेशर है या मान लो एक आदमी के परिवार में गंजापन है, मान लो एक आदमी के परिवार में कैंसर है, तो उसके मन में ये डर बैठा हुआ है कि कहीं मेरे को ना ये प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे बच्चों को ना ये प्रॉब्लम चली जाए। तो कोई क्या डरने की जरूरत उनको नहीं है। तो क्या उनको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना होगा? क्या वो जगह छोड़ के कहीं और जाना होगा? क्या खाना-पीना बदलना होगा? क्या करना पड़ेगा? मैं आपको एक बड़ा सिंपल उपाय जीने का, ताकि बीमारियां ही ना हो, हुँ, एक बड़ा सिंपल उपाय ये है
आप अगर 1 किलो खाना खाते हैं, मान हुँ, लीजिए, उसमें से 500 ग्राम खाना बिना आग दिखाया हुआ खाना होना चाहिए, हुँ, जिस खाने में आग नहीं दिखाई गई। हुँ, 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 अगर आपने इतना ही कर लिया, हुँ, 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 तो यकीन करके चलिए ये कुंजिका है 100 साल जीने की, हुँ, ये कुंजिका है और 100 साल आप तब जिएँगे जब आप बीमार नहीं होंगे, तो ये हुँ, कुंजिका है बीमार नहीं रहने की। हुँ, और अगर बीमार नहीं हैं, तो फिर देश में कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे वो, देश के प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करेंगे, देश आगे बढ़ेगा। अगर हुँ, हमारे देश के लोग बीमार ना रहें तो। हुँ, हुँ, हुँ। मान लो एक परिवार में जो है वो जेनेटिक डिज़ीज़ जो है वो पिछले काफ़ी समय से चलता आ रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो आगे चलती हैं? जैसे आपने बोला ना एनवायरनमेंट खाने का टेबल जो है वो साझा चला आ रहा है, उसी की वजह से होता है। तो क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा वो खा रहे हैं जो लगातार जो है वो उनको वही डिज़ीज़ देता चला जा रहा है? जो ज़्यादातर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा पेरेंट्स का था, हुँ, हुँ, हुँ। जिसमें खाना भी शामिल है। खाना भी एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है हुँ, हुँ, हुँ। और भी कई चीज़ें हैं। हुँ, अब जैसे जो लोग लोगों ने ये देखा होगा, अगर फादर ये कुछ नशा करते हैं, तो बेटा भी वही नशा अमूमन करने लगता है। हुँ, हुँ, तो हुँ, एनवायरनमेंट ऑलमोस्ट सेम ही मतलब हो जाता है। अगर हमने वो एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, हुँ, हुँ, हुँ। तो यकीन करके चलिए ये साइंस आज है कि ये जीन्स मैनिफेस्ट नहीं करेंगे। जी। तो एक परिवार में है, मान लो उसने एनवायरनमेंट भी चेंज कर लिया, तो एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? कौन-कौन सी डिज़ीज़ में जो जेनेटिक जो डिज़ीज़ मैंने हैं, क्या करना जो मतलब मैंने उसके अब खाने के लिए क्या चेंज करनी पड़ेगी? एक तो आपने बता दिया कि आधा कच्चा खाना पड़ेगा, आधा कच्चा और जो है देख वो आधा हुँ, कच्चा, आधा पक्का। हुँ। और एक बात का ख़्याल रखेंगे, उसमें सभी चीज़ें हुँ, आ जाएँगी। हुँ, हुँ, अपना एसिड और बेस का बैलेंस सही रखें। हुँ, 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 आप जो भी करते हैं एसिड बनता है। कुछ हुँ, सोचते हैं तब भी एसिड बनता है, कुछ खाते हैं तब भी एसिड बनता है, कुछ एक्सरसाइज़ करते हैं तब भी एसिड बनता है। इस बिल्कुल। एसिड को बॉडी के पास निकालने के 4 ही तरीके हैं। रेस्पिरेशन, लंबा साँस लेना शुरू कर दें, हुँ, 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 छोटा-छोटा साँस ना लें। हुँ, हुँ, पर्सपिरेशन, ये पसीना आना ज़रूरी है, एसी हुँ, ऑन करना ज़रूरी नहीं है। देखिए ये लाइफ़स्टाइल में आ गया। हुँ, हुँ, तीसरा यूरिनेशन, हुँ, 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 चौथा डिफेकेशन मतलब लैट्रिन। तो हुँ, ये 4 चीज़ें हैं जो एसिड निकालती हैं। अगर हुँ, हम एसिड पर्याप्त मात्रा में निकालने लगे, हुँ, तो कई चीज़ें एनवायरनमेंट में हम चेंज कर लेंगे, जैसे एसी नहीं यूज़ करेंगे तो पसीना निकलेगा। अगर पसीना निकल गया हुँ, तो आप हेल्दी हो गए। हुँ, 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 यही सोच के कई लोग जिम जाते हैं ना, कि पसीना हुँ, निकलेगा तो हेल्दी हो जाएँगे, तो हर वक़्त पसीना क्यों नहीं निकल सकता? आपने एसी क्यों ऑन करना है? थोड़ा देर गर्मी में रहिए, पसीना निकल जाएगा। हुँ, हुँ, हेल्थ एक्चुअली है बहुत सिंपल, हमने उसको अपनी लाइफ़स्टाइल के चलते कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। हुँ। मान लीजिए कि हमने वो सारा सिस्टम कर लिया जो आप बोल रहे हैं, खाना भी आधा जो है वो कच्चा खाना शुरू कर दिया। जो सिस्टम आपने बताया प्रोटोकॉल वही फ़ॉलो करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो डिज़ीज़ जो है वो चल रही है। क्या उनको फिर वो जगह छोड़कर कहीं और जगह जाने का रहने का क्योंकि हवा में भी ऐसा कुछ है एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड है कि उसकी वजह से भी हमें वो डिज़ीज़ नहीं, हो उससे सकती फ़र्क है? तो पड़ता है, उससे फ़र्क तो पड़ता है। अगर आप हुँ, एनवायरनमेंट चेंज करना ये चाहें तो उससे फ़र्क तो पड़ता है। बट ये हुँ, हुँ, आप किस संदर्भ में कौन से स्पेसिफिक डिज़ीज़ के लिए पूछ रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पाया हूँ। नॉनदलेस एक पेशेंट है अगर मान लीजिए, उसको अगर हुँ, कोई प्रॉब्लम है, तो मेबी हुँ, इट कैन बी लुक्ड इंटू कि हाँ, क्या किया जाए ताकि ये प्रॉब्लम एलिविएट हो सके उसकी। ये यस आप अगर आएंगे एम्स हॉस्पिटल में हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रल मेडिकल साइंसेज
चंडीगढ़ डेराबस्सी में हॉस्पिटल है, ऑन द मेन हाईवे। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कैंसर पेशेंट मिलेंगे, एंड स्टेज कैंसर पेशेंट मिलेंगे। एंड सिर्फ फ़र्क ये देखेंगे, व्हेन यू कंपेयर दीज पेशेंट्स विद द पेशेंट इन अदर हॉस्पिटल ऑफ सिमिलर काइंड, फ़र्क ये देखेंगे कि ये कंफर्टेबल है। दूसरा फ़र्क ये देखेंगे कि ये आपको लगेगा नहीं कि ये पेशेंट हैं, वो दर्द रहित हैं। कि शुगर, बीपी सिर्फ 7 दिन में बिना 1 रुपए की दवाई के 90% लोगों का यहाँ हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में भर्ती होकर खाने पीने को ठीक करके रिवर्स किया जा सकता है। सैकड़ों पेशेंट हो चुके हैं। अगर जुबान पे लगाम है तो 3 लोगों से वास्ता नहीं पड़ेगा आपका। खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा। बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा। और प्रोफेशनली इन तीनों से वास्ता ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, दुनिया की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो खाने पीने से हो नहीं जाती है और फिर रेगुलेट नहीं हो सकती है। तो ये दोनों बातें वैसे ही चलती हैं। 5 पिलर्स हैं हमारे, 5 पिलर्स: डाइट, मेडिसिनल प्लांट्स, फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क, माइंड मैनेजमेंट और टेकिंग द हेल्प ऑफ वेरियस पैथीज, ऑल द पैथीज। तो ये हम 5 पिलर्स पे काम करते हैं। जब हम इन 5 पिलर्स पे काम करते हैं तो बॉडी अंदर से जब हील होने लगती है तो थायराइड की समस्या जो अपने आप ही ठीक होने लगती है। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती हैं सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर फली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज 4 कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप हिस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है। और एक हॉस्पिटल डेराबस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है। ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। तो ये बात की जा सकती है कि हम उसको बचा जा सकता है कि अगर आप इस तरीके से हम लोग चलें तो जेनेटिक डिजीज जो है वो भी क्योर हो सकती है। तो ये तो बात हो गई कि जेनेटिक डिजीज जो है वो क्या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। हम लोग ये बताते हैं कि मान लीजिए कि एक परिवार में किसी के पुरखे गंजे हैं, तो उनके बच्चा जो है वो पैदा हो, अगर तो जेनेटिक डिजीज है फिर तो वो बच्चा ही गंजा पैदा होना चाहिए ना। तो वो तो जब गंजा होगा तो वो तो एक उम्र में जाके गंजा होना शुरू होगा। तो बच्चा तो गंजा पैदा नहीं होता, बच्चे के तो बाल होते हैं, वो बच्चे तो आगे चल के बढ़ते हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा कुछ है, तो वो कितनी देर बाद असर दिखाना शुरू कर देता है? नॉर्मली तो वो शुरू से ही असर दिखाना शुरू कर देता है जब तक हम एनवायरनमेंट ना चेंज करें। और कई चीजें जो कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा माना जाता है कि ये जेनेटिक इश्यूज हैं जो जेनेटिकली ये आई हैं। बट नॉनदलेस द गुड पॉइंट एंड द होप इज आज के दिन में जेनेटिक डिजीज एपिजेनेटिक्स से कंट्रोलेबल है, अगर क्योरेबल नहीं है तो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्योरेबल नहीं है, लेकिन कंट्रोलेबल है अगर क्योरेबल नहीं है तो। तो क्या एक व्यक्ति को अगर परिवार में किसी को कैंसर है, तो उनको अब डरने की ज़रूरत नहीं है कि उनके परिवार में बिल्कुल आगे नहीं, कैंसर होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एनवायरनमेंट अपना चेंज कर लें, कभी भी ये स्थितियां नहीं आएंगी।
एनवायरमेंट चेंज करने मतलब अपना जिस इंसल्ट के चलते हुआ है कैंसर, वो इंसल्ट नेक्स्ट जनरेशन को ना आए, ये हम इंश्योर कर सकते हैं, तो उनको नहीं होगा। तो क्या एक बात हम इस पक्के तरीके से कह सकते हैं कि जो व्यक्ति मान लीजिए कि एक परिवार में एक प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिजीज़ आई हुई है, तो उनका एक व्यक्ति, एक सदस्य परिवार का, वो छोड़ के कहीं और जाके नौकरी करने लगता है या कहीं और जाके रहने लगता है, एक अलग एनवायरनमेंट में या एक अलग माहौल में, एक अलग नहीं, खान-पान के इलाके में रहने लगता है, उसको नहीं होगी? नहीं ज़रूरी नहीं है। आप वहीं पर रह के, जहाँ पर आप हैं, वहीं पे हुँ, रह के अपना एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं आप। कहीं मतलब एनवायरनमेंट का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ बाहर का एनवायरनमेंट। आपने अगर घर का ए एसी ही बंद कर दिया तो घर का एनवायरनमेंट चेंज हो गया। आपको हुँ, इसके लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बात ये है, क्योंकि कई लोग इसको कोट करके मतलब ये कहीं और निकल लेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हुँ, हुँ, हूँ कि कैसे भी आप अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लें। जैसे मेरे फादर बहुत दूध पीते थे, मैं नहीं पीता हूँ। हुँ, हुँ, वो हुँ, एनवायरनमेंट चेंज कर लिया मैंने। तो मेरे कहने बिल्कुल। का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट जैसे ही चेंज होगा, बीमारियाँ हटनी शुरू हो जाती हैं। मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो काम आपके पुरखे करते आए हैं, जो खाना आपके पुरखे खाते आए हैं, जो एनवायरनमेंट आपके पुरखों का रहा है, जैसे आपके पुरखे अगर पक्के मकान में रह रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि घर में एक कमरा जो है वो मिट्टी का भी बना हो, तो उसमें आप कुछ समय बिताएँ। या जैसे वेल एक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। हुँ, मैं ये बोल रहा हूँ, वैसे भी आपने जो मिट्टी की बात की, लोग मिट्टी से कट चुके हैं। हुँ, हुँ। मिट्टी से वापस जुड़ना ज़रूरी है, कई बीमारियाँ नहीं होंगी। कई वही। डेफिशिएंसीज़ जो हैं, जो लोग बोलते हैं ना कि इसमें इसमें तो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, इसलिए ऐसा हो जाता है। कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी डेफिशिएंसीज़, सभी किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी ना ये नहीं है। कोई भी एक ऐसी चीज़ है, वो है मिट्टी। मैं वही इसीलिए मैंने मिट्टी मिट्टी में का सभी कुछ ज़िक्र है। किया। मैंने मिट्टी का तो ज़िक्र इसीलिए किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि दैट might not reverse the disease, but yes, it is for general good of all कि मिट्टी से हम जुड़े रहें। मिट्टी से जब जुड़ जाते हैं, आजकल तो हम प्लास्टिक का चप्पल पहन के घर पे चलते हैं, हुँ, रबर हुँ, का हुँ। चप्पल पहन के, ताकि हमारे पाँव ज़मीन पे ना पड़े। जिनके पाँव ज़मीन पे नहीं हैं, वो बहुत दिनों तक ज़मीन पे नहीं रहेंगे। हुँ, क्यों? पैर गंदा हो जाएगा। आप हुँ। उसको गंदा बोलते हैं। तो ये बातें सोचने जैसी हैं, ये बातें अमल करने जैसी हैं। तो नंगे पाँव घर में घूमने से और ज़मीन पे सोने से, ज़मीन पे सो रहा है बंदा, नंगे पाँव घर में घूम घूम रहा है और मिट्टी से आपने जैसे पहले बोला नहा रहा है, नींबू से नहा रहा है, थोड़ा-सा एनवायरनमेंट चेंज किया, कच्चा खा रहा है, आधा कच्चा खा रहा है, जो एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, एसी की बजाय हम लोग बाहर सो रहा है या पंखे के नीचे सो रहा है, तो जो पूरा माहौल अगर चेंज करता है, तो क्या इससे फ़र्क पड़ने वाला है? बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि कोई भी बीमारी आप देखिए, कोई भी आप बीमारी का, नॉट ओनली कैंसर, नॉट ओनली गॉल ब्लैडर स्टोन, नॉट ओनली किडनी स्टोन, नॉट ओनली डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोई भी बीमारी जो है, ये एसिड बेस्ड डिसबैलेंस के चलते होती है। कोई भी जी, बीमारी, जी, जी। अगर आपने एसिड बॉडी में बहुत ज्यादा हो गया, जो बॉडी निकाल नहीं पा रही है बाय द यूजुअल रूट्स ऑफ रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, यूरिनेशन एंड डिफेकेशन, अगर हुँ, हुँ, नहीं हुँ। निकाल पा रही है, तो बॉडी धीरे-धीरे इकट्ठा करती है, इसको एक्यूमुलेट करती है। हुँ, हुँ, जब ओवरवेल्म्ड हो जाती है, जब टिप ऑफ पॉइंट पार कर जाता है, तो बॉडी इसको इकट्ठा करके कहीं न कहीं भेजती है। हुँ। अगर गॉल डिपॉज़िट कर ब्लैडर देती में है। भेज दिया तो वहाँ स्टोन बन गया, किडनी में भेज दिया तो वहाँ स्टोन बन गया, ब्रेस्ट में भेज दिया तो लंप बन गया, उस लंप में ब्लड सप्लाई चालू हो गया तो कैंसर हो गया। हुँ। तो अगर हम एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करते तो बीमारियाँ नहीं होंगी। एक चीज़ आप गौर करिएगा, हुँ, हुँ, हुँ। जितने भी कैंसर पेशेंट्स होंगे, जितनों को आप मिले होंगे, उनको कब्ज़ और एसिडिटी या दोनों ज़रूर होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है।
दोबारा बोलिए, कैंसर वाले पेशेंट को कब्ज, एसिडिटी। या तो एक होगा या दोनों होगा, ये होगा ही होगा, कहीं कोई इसमें डाउट नहीं है, क्योंकि एसिड ओवरलोड है ये। अच्छा, तो डायबिटी भी होगा उनको? नहीं, आप देखिए, सभी बीमारियों का जड़ बताया मैंने आपको, जड़ यही है। अगर हमें तो एसिडिटी एक नहीं होता और कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, तो बीमारियां ये नहीं होती। ये जो एडवर्टाइजमेंट ये देते हैं ना, पेट सफा हर रोग दफा, मतलब ये सब जो एडवर्टाइजमेंट आता है, ये बहुत हद तक सच है। हुँ। लेकिन एक बात बताइए डॉक्टर पांडे, कि जो आपने बोला कि तेज़ाब, गैस और कब्ज़ जो है वो 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी समझ के अनुसार ये 3 चीज़ें तब होती हैं जब आपके लीवर में प्रॉब्लम आ जाए, जो आपका लीवर अगर सही नहीं है तब ये प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होती है। तो क्या फिर वही बात चली जाती है कि लीवर जो है वो सभी बीमारियों की माँ है? नहीं, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। इनफैक्ट कोई भी चीज जैसे लीवर, इसलिए कि सबसे पहले जो आप ये खाते हैं, पहला इंसल्ट कौन कौन ये झेलता है? उस खाने का भी, उन उन ये दवाइयों का भी, या कोई भी चीज जो आपके बॉडी के अंदर गई, पहला इंसल्ट लीवर झेलता है। बिल्कुल, फाइट वहीं होती है पहली। इंसल्ट मैं बोलूंगा, हुँ, हुँ, उसमें ज्यादातर लीवर विजयी होता है और बॉडी को डिटॉक्स करने में कामयाब होता है। जी। और 80 टू 85% टू 90% जब तक लीवर डैमेज नहीं हो जाता है, तब तक आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। लोग बोलते हैं ना कि मुझे तो कोई ये तकलीफ नहीं है। यकीन करके चलिए, वो एक बार का एपिसोड भी वो लीवर डैमेज कर रहा है, वो परसेंटेज जब जब बढ़ता जाएगा, एक टाइम आएगा जब ओवरवेल्म हो जाएगा, अचानक लीवर फेल हो जाएगा। और अचानक नहीं होता है, वो बहुत दिनों से चल रहा है। हुँ, 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 हुँ। तो यही तरीका, लीवर तो हर चीज का ब्रंट सबसे पहले ये झेलता है। तो ये एक इसीलिए बात बताइए फैटी कि लीवर डिजीज जो है, फैटी लीवर डिजीज, हुँ, हुँ, हुँ। हम बोल सकते हैं कि सभी सभी मैक्सिमम जो ये डिजीजेस नोन टू मैनकाइंड है, उसकी माँ है। हम बोल सकते हैं इस फैट बात को। फैटी लीवर, और फैटी मतलब लीवर डिजीज आपने, इसी से शुरू हो रहा है बीमारी सब। और फैटी लीवर फैट से नहीं होता। बात ये है, ये वर्ड्स इतने मिसलीडिंग हैं, आप डॉक्टर्स को भी पूछें, वो बोलेंगे फैटी लीवर है, चलो फैट खाना हाँ। बंद कर दो। नहीं, नहीं, ये बात नहीं ये है है। कि अच्छा। बात ये है जब आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाएंगे, शुगर ज्यादा खाएंगे, हुँ, तो बॉडी उसको स्टोर कहाँ करेगी? सबसे पहले लीवर में स्टोर करती है। हुँ, हुँ। और कोई भी चीज स्टोर ग्लूकोज के तौर पे नहीं होगा, फैट के तौर पे होगा। फैट के तौर पर। हुँ, तो फैटी लीवर ग्लूकोज से आया, उसको हुँ, ग्लाइकोजन ग्लाइकोजेनेसिस पाथवे ये कहते हैं। ग्लाइकोजन में ये कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन फैट में ये कन्वर्ट होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है जब वापस उसमें से ग्लूकोज ये निकाला जाता है। ये सभी चीजें हैं, ये पाथवेज हमें मालूम है, ये नोन साइंस है। लेकिन हुँ, हुँ, फैटी लीवर इज वेरी रेयरली ड्यू टू फैट। हुँ, फैट से भी हुँ, होता है, बट हुँ, वेरी हुँ, रेयरली ड्यू टू फैट। हुँ, इट हुँ। इज मोस्टली ड्यू टू ग्लूकोज एंड आवर ईटिंग हैबिट्स। क्या क्या फैटी लीवर में सोज भी आ जाती है? तभी वो यस, मोटा दिखता है? जी, जी। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं उसको। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस इन द नोन टू मैनकाइंड, ऑल विदाउट हुँ, एक्सेप्शन। कोई ऐसी बीमारी इंसान को पता नहीं है जिसमें क्रोनिक हुँ, 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 इन्फ्लेमेशन नहीं है। और इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन अपने वर्ड से ही बता रहा है, इनफ्लेम्स। हुँ, और हुँ, हुँ, फ्लेम कहाँ से आ रहा है? फ्लेम कुक्ड फूड से आ रहा है। बहुत सिंपल है ये। हुँ, 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 हुँ। अभी एक बात बताइए फिर डॉक्टर साहब, कि हम जो है वो जेनेटिक डिज़ीज़ की बात कर रहे हैं, तो जेनेटिक डिज़ीज़ में कौन-सी ऐसी डिज़ीज़ है, जेनेटिक में भी, जो सबसे ज़्यादा ढीठ है, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है? हम्म,
इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिजीज जैसे जो एक एंजाइम की एक डेफिशिएंसी है जो मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती है, वो नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। G6PD है शायद, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी। G6PD डेफिशिएंसी जेनेटिक डिजीज है, वो मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर कर देती है। तो उसमें भी अगर आप एनवायरनमेंट चेंज करेंगे, यू कैन मॉड्यूलेट द डिजीज प्रोसेस। उसमें क्या होता है बंदे को? मेटाबॉलिज्म के कई इश्यूज मतलब होते हैं, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, क्योंकि हम जेनेटिक डिजीज की बात कर रहे हैं। जब हम ओके, अब मेटाबॉलिज्म की ओके। बात करेंगे, हम एक बनाएंगे उस पे, बिकॉज मेटाबॉलिज्म में एक बार आप ये घुस गए तो आप उसमें घुसते चले जाएंगे। मेटाबॉलिज्म इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप ये देखेंगे लोगों का जो किडनी फेल होता है, लीवर भी फेल हो जाता है, मल्टी ऑर्गन्स फेल होते हैं, वही वही है, इट इज अ मेटाबॉलिक डिजीज। तो तो ये मेटाबॉलिज्म में मतलब सभी आ बहुत, जाते हैं। मतलब ये सबसे ज्यादा ढीठ है, इनको ठीक करना जो है वो बहुत कठिन होता है। नहीं नहीं, डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी एनवायरनमेंट चेंज करके ये किया जा सकता है। लोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ये हो रहा है, साइंटिफिक वर्ल्ड में हो रहा है, देयर आर सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स। बात ये है कि मेडिकल कम्युनिटी तभी पढ़ती है जब कोई ड्रग कंपनीज पढ़वाती हैं उसको, नहीं तो साइंस के तरफ वो ज्यादा देखते नहीं है। वो उतना ही साइंस जानते हैं जितना ड्रग कंपनीज ने बताया होता है उनको। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अब ये बताएं कि जेनेटिक डिजीज जो है वो अगर बंदे को हो गया है तो सिर्फ एनवायरनमेंट से ठीक करके या खाना पीना ठीक करके ही होगा, या फिर आपके पास हर बार की तरह कोई ऐसा नुस्खा भी है जिससे वो ठीक की जा सकती? नहीं, जेनेटिक डिजीज के लिए मेरे पास ऐसा कोई नुस्खा नहीं है जो आप पूछ रहे हैं, लेकिन ये मिथ ही बड़ी बात है कि ये कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और ये जेनेटिक डिजीज नहीं है। ये मिथ मैं ब्रेक कर पाया, अगर लोगों को ये समझा पाया कि प्लीज अपने पेरेंट्स को ना ब्लेम करें, उनका कोई दोष नहीं है, आप अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दें, वो ठीक हो जाएगा। अगर ये मिथ समझ में आ गई तो ही उनके पेरेंट्स भी हमें दुआ देंगे, और हमें उनकी दुआएं ही चाहिए। अच्छा, हर बार की तरह मैं ये एक बार फिर पूछता हूँ, मान लीजिए कि आप बंदे ने अपना एनवायरनमेंट ठीक कर लिया और अपने खान पीन उसने ठीक कर लिया, तो जेनेटिक डिजीज जो है वो कितनी देर में क्योर हो सकती है, दोबारा रिवर्स हो सकती है? वेल इसमें 6 months to 1 year लग सकते हैं, लेकिन आदमी क्योर की तरफ बिल्कुल अग्रसर हो सकता है। हम्म तो उसके लिए उसको जो दवाएं खा रहा है वो जो मतलब चाहे किसी भी पद्धति के लिए खा रहा है, मॉडर्न मेडिसिन, मेडिकल साइंस से कुछ अगर ले रहा है रेमेडीज, तो वो उसके साथ चलती रहे या फिर उसको छोड़ के करना पड़ेगा? देखिए जी, दवा खा के कोई ठीक नहीं होता है, दवा मेंटेनेंस के लिए होती है। हम्म डायबिटीज की दवा खा के डायबिटीज ठीक हो गई, नहीं ब्लड होगी। प्रेशर की दवा खा के ब्लड प्रेशर ठीक हो गई, कैंसर की दवा हम्म खा के कैंसर ठीक हो गई। समझने वाली बात यह है कि दवा खा के हम्म कोई ठीक नहीं होता है, मेंटेन हम्म होता है। हम्म स्थिति ये आनी चाहिए कि दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद। आपने एक मिथ जो है वो जो पड़ी हुई थी दिमाग में कि मेरे परिवार में ये बीमारी, वो बीमारी मुझे भी हो जाएगी, या मेरे घर में ये बीमारी आई है इसलिए आई है क्योंकि मेरे पुरखों को थी, क्या करूं अब, इसका कुछ किया भी नहीं जा सकता। बहुत सारे डॉक्टर्स को भी मैंने ये बात करते देखा है कि हमारे पुरखों को ये बीमारी थी या हमारे पुरखों में ये कमी थी इसलिए हमें भी हुई है। तो आपने ये मिथ तोड़ा है और उसका इलाज भी बताया है कि कैसे इसको हम लोग क्योर कर सकते हैं, कैसे हम इस मिथ को तोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में स्थिति साफ हुई होगी और उनके मन का डर जो है वो दूर हुआ होगा, क्योंकि अगर डायबिटीज है, अगर ब्लड प्रेशर है, अगर गंजापन है, अगर कैंसर है, ऐसे रोग अगर घर पे हैं तो कोई भी ऐसा
व्यक्ति नहीं होगा जिसके दिमाग में ये नहीं होगा कि मेरे आगे बच्चों को नहीं होगी, या मुझे नहीं होगी, या मेरी पत्नी को नहीं होगी। हर एक को ये मन में डर होता है। तो आज आपने ये मिथ तोड़ दिया है और उसका उपाय भी बताया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਿਥ ਤੋੜਿਆ। ਉਹ ਮਿਥ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਨਸ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਜੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ এনवायरमेंट ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਥ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਮਿਥ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।